नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं सुदर्शन की बड़ी बहस, जवाब तो चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज दो बड़े भूचाल एक साथ आ गए हैं। एक तरफ नई बीजेपी सरकार का पहला बजट जिसमें मदरसों के फंड में कटौती कर दी गई है, तो दूसरी तरफ टीएमसी में महुआ मोइत्रा के 40 करोड़ रुपए के गंभीर आरोप से भयंकर घमासान मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि अब सरकारी पैसा मदरसों में नहीं बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, रोजगार और विकास पर खर्च होगा, लेकिन टीएमसी इसे अल्पसंख्यक विरोधी बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होकर असली विकास की राह पर जाएगा? और इसी बीच टीएमसी अंदर ही अंदर टूट रही है। आपने देखा कि चुनाव जीतने के बाद से, जब से बीजेपी ने चुनाव बंगाल में जीता है, उसके बाद से टीएमसी में कैसे कला है, अंदर ही अंदर टूट मची हुई है। इधर महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि 40 करोड़ रुपए में सबको खरीदा क्या है। ये जो विधायक सांसद सब छोड़कर गए हैं, सब 40-40 करोड़ रुपए लेकर तब पार्टी छोड़कर गए हैं। पार्टी में खुला विद्रोह शुरू हो गया है। लेकिन अब जो आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाए हैं, इधर जो बागी हुए नेता थे वो कह रहे हैं कि मानहानि का केस करेंगे हम। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर टीएमसी में कौन किसके साथ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। महुआ मोइत्रा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसे जाना है वो बाढ़ में जाए, हम पार्टी के साथ रहेंगे, आज भी थे, आगे भी रहेंगे। क्या महुआ अब अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि पार्टी में तो कोई अच्छा चेहरा बचा नहीं है? संदीप बंदोपाध्याय, इधर ऋतव्रत बैनर्जी जो अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, सब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आज की बहस में सवाल यही कि क्या यह बजट विकास का रोड मैप है या नई सियासी लड़ाई की शुरुआत? क्या बंगाल की राजनीति अब बजट बनाम वोट बैंक के मुद्दे पर पहुंच गई है? और वहीं महुआ का ये जो पूरा मामला है, ये टीएमसी के अंदरूनी कला का क्या नया अध्याय है? क्या महुआ मोइत्रा को अब नए संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मानहानि केस को लेकर चेतावनी दी जा रही है? बंगाल में नया सियासी संकट खड़े होने वाला है क्या? आज की सबसे बड़ी बहस जवाब तो चाहिए में इसी पर चर्चा होगी। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं कि एक सारा बंगाल में बहुत सा लोगों का क्षोभ था। ये डीए में क्षोभ था, आपको करप्शन में क्षोभ था, सब कुछ। तो छोटा छोटा लेवल में उस सब क्षोभ का ये थोड़ा समाधान करने का प्रयास किया। और फाइनली हम लोग का यह कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। सिंगूर के बाद कि इंडस्ट्री यहाँ काम नहीं करेगा, इधर चल रहा नहीं, इनहॉस्पिटेबल टू इंडस्ट्री। तो ये एक माहौल तैयार करना पड़ेगा कि आइए इंडस्ट्री, वी आर प्रो बिजनेस। हमें बोला कि वी आर प्रो बिजनेस। ये कर तो लोगों को लगेगा कि ये भाई मेरे बंगाल का तो लाल झंडा वाला स्टेट, तो ये लाल झंडा वाला स्टेट का जो इमेज चला गया, ये में बहुत नुकसान हुआ है। और जहां तक माइनॉरिटी सेक्टर का सवाल है, एक स्टिप कट है, वी विल बी अपोजिंग दैट स्टिप कट टूथ एंड नेल व्हेन वी पार्टिसिपेट इन द बजट डिस्कशन। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन इज ओनली फॉर ऑपोजिशन सेक। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव बोलेंगे, डीए हाइक इज पॉजिटिव। जो नेगेटिव है ऑलरेडी 3-4 पहलू बोले हैं, बाकी जो नेगेटिव है उसके ऊपर जब चर्चा करेंगे, जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तब बोलेंगे। एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट का जो बजट था वो शायद 5,700 से घटा के 2,100 किया गया है। लक्ष्मी अन्नपूर्णा भंडार में भी बहुत बड़ा सैंक्शन हुआ है। हर जगह से आई एम वेरी हैप्पी विद द बजट, इट्स अ वेरी गुड। तो सुना आपने सुना कि वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया है, स्वपन दास गुप्ता, वो भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते कि इन्वेस्टमेंट जो है बंगाल में बढ़े, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज बंगाल से चली गई हैं उनको वापस बुलाने की हमारी तैयारी है। इधर साफ तौर पर ऋतव्रत बैनर्जी जो हाल फिलहाल में नेता प्रतिपक्ष बने, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। अब इधर आपने रिजू दत्ता को भी सुना, जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे लेकिन अब टीएमसी छोड़ चुके हैं, और साफ तौर पर कहना है कि 5,700 करोड़ से ज्यादा का ये जो बजट था उसको घटाया गया है, लेकिन बजट से हम खुश हैं। लेकिन बाकी जगह पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं? अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी पर आज हमारा मेन चर्चा करने वाले हैं हम, और हमारे साथ दो खास मेहमान अब तक जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। हमारे साथ शान खान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए मोहम्मद अकील, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अकील, आप ही से शुरुआत होगी कि अगर रिस्ट्रक्चर किया गया है तो उससे समस्या क्या है? नहीं, अब आप स्ट्रक्चर की बात करेंगी, फिर सरकार की बात करेंगी,
और फिर अल्पसंख्यकों के एजुकेशन की बात करेंगी, यही बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब वहां पर तो 15 साल 20 साल के बाद में और क्या जनजात भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बंगाल में सरकार बनी है और एक निष्पक्ष और ईमानदार मुख्यमंत्री के पद पर शुभेंदु अधिकारी जी को भारतीय जनता पार्टी ने बैठाला है। तो कम से कम अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से पूरा अपना प्रदेश चलाएं और मुसलमानों को मान लिया मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए या अदर किसी चीज के लिए अगर फंडिंग नहीं करेंगे या फंड नहीं उनका अलॉटमेंट करेंगे तो मुसलमान उनका क्या कर लेगा? वो तो वो अलग सीधे सीधे कह लीजिए कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। न उनके लिए संविधान है, न उनके लिए कानून है, न उनके लिए कुछ है, जैसी मर्जी है वैसा करे, इसमें किसी का कोई कुछ है नहीं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत है आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान मंदिर से कोई बात नहीं, मस्जिद मदरसे मकबरों की बात की जा रही, तो आज तो सुचित्रा जी ये बात हो गई कि जितना जो इंसान मुसलमानों के प्रति नफरत घोल दे उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडर बन जाएगा। मतलब मुसलमान प्रेमी कैसे हो सकते थे? 5,700 करोड़ को बढ़ाकर थोड़ा ज्यादा कर देते तो प्रेमी हो जाते, लेकिन अगर रिस्ट्रक्चर किया गया है तो विरोधी हो गए। नहीं, मैंने क्या आपसे कहा? मैंने कोई विरोध का तो कहीं नाम नहीं लिया ना। मैंने तो ये कहा कि बंगाल के अंदर एक ईमानदार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनको यही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन अब आज भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है, उसमें डाला निचोड़ा और बिल्कुल क्लीन कर दिया। ठीक है, अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, इस सवाल का जवाब वो देंगे। हमारे साथ शान खान है। शान खान, आपने सुना कि अभी जिस तरीके से इंट्रो में भी मैंने जिक्र किया महुआ मोइत्रा को लेकर, महुआ मोइत्रा ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि 40-40 करोड़ रुपए में सब बिके हैं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। अब मानहानि केस को लेकर भी चर्चा हो गई है, क्योंकि सभी नेता कह रहे हैं कि अब इन पर मानहानि का हम केस करेंगे। ऐसा दावा किस बिना पर किया जा रहा है? क्या है मतलब आपका स्टैंड इस पर क्या रहने वाला है कि महुआ मोइत्रा ने जो ये बातें कही हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सत्यता है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? देखिए सुचित्रा जी, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से निरंतर मोदी सरकार और भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर बन चुकी है। एक के बाद एक राज्यों में लोकतंत्र की हत्या करना, खरीद फरोख्त करना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके दूसरे दलों को तोड़ना, उनके सांसदों को विधायकों को तोड़ना, नए नए दलों में सेंधमारी करना, इन प्रकारेण भले लोकतंत्र की हत्या हो जाए, लोकतंत्र लहूलुहान हो जाए, भाजपा को सत्ता में बने रहना है। और भाजपा की यही सनक है कि अब बंगाल में भी ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से बंगाल में पिछले कुछ दिनों में घटा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि किसी दल को तोड़ना, उसके सांसदों को तोड़ना, उसके विधायकों को तोड़ना, ये लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता है। किंतु भारतीय जनता पार्टी सारी मर्यादाओं को भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई लोकतांत्रिक मूल्य बचे हैं, ना ही कोई शर्म बची है। इन्हें कैसे भी करके कि अपनी सत्ता की रोटी सेकना है, अपना बहुमत जुटाना है और अदानी और अंबानी की तिजोरियां भरनी है। ठीक है, ठीक है। शान खान, मध्य प्रदेश की घटना भूल गए? आपको ये नहीं याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो सिर्फ एक सीट की वजह से सरकार गिर गई थी? उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त जो भी हुआ, तब आप ये कहते हैं कि ये जितने भी नेता हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारी विचारधारा को लेकर जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये काम बीजेपी के साथ होता है तब आप खरीद फरोख्त का आरोप लगाने लगते हैं। आप लोग भूल जाते हैं क्या? मतलब मुझे तो यही लगता है कि सूप तो सूप, अगर चलनी भी बोल रहा है जिसमें खुद 72 छेद है। सुचित्रा जी क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है आपका अभ्यास सही ना हो, आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। इस भारत ने देखा कि किस प्रकार से मोदी जी के शासन में एक नेता को पहले मोदी जी ने ही, अमित शाह ने ही, पूरी भाजपा ने चोर उचक्का भ्रष्टाचारी बताया, दुराचारी बताया। बाद में वही व्यक्ति भाजपा में शामिल हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल पूछ कर बिल्कुल साफ हो गया।
अब आप शुभेंदु अधिकारी को ही देख लीजिए, अच्छा। उनके विरुद्ध में भाजपा ही आरोप लगाती रही, उनके विरुद्ध में स्वयं मोदी जी आरोप लगाते रहे, और बाद में जब वो भाजपा में आ गए तो धूल पूछ के बिल्कुल साफ हो गए। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता है, और वो हर तरह से बरी हो जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, ये एक मैंने केवल उदाहरण दिया आपको बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। मैं ऐसे कम से कम 10 नाम गिना सकता हूं जिनको भाजपा ने पहले चोर उचक्का भ्रष्टाचारी दुराचारी बताया, और बाद में जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो वो धूल पूछकर बिल्कुल पाक साफ हो गए। तो ये क्या है, कोई व्यक्ति पहले आपके दृष्टि में चोर होता है, वो भ्रष्टाचारी होता है, और भाजपा में शामिल होते हैं, उसके सारे आरोप कट जाते हैं, सारे अपराध सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है। ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके पहले नेताओं को फंसाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उसके बाद शान खान हमारे साथ जस्ट एक सेकंड, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका इंट्रो ले लूं, उसके बाद एक सवाल मैं आपसे करूंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अधिवक्ता अविनाश सिंह जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे अविरल मलिक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और शान खान, आप कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन चलता है और सब साफ हो जाते हैं, मतलब अब साफ तौर पर ये नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस में रह के ये सारे नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे? चित्रा जी, मैंने ये नहीं कहा भ्रष्टाचारी, मैंने कहा जिनको मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा स्वयं भ्रष्टाचारी कहती है। मैंने ये कहा, अभी आप देखिए कि अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सर, मुझे तो नहीं लगता कि 2G का घोटाला बीजेपी के रहने के दौरान हुआ था। अरे मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर। मैं आपके जरिए अपना फैक्ट सही कर रही हूँ सर। मुझे तो नहीं याद है कि 2G वाला घोटाला हुआ था बीजेपी के रहते में। अच्छा, 2G वाला घोटाला कब हुआ था, जरा बताइए मुझे। आप नहीं सर, आप बताइए, आप फैक्ट चेक कर रहे थे ना, आप मेरा फैक्ट सही करवा रहे थे। मैं आपके जरिए फैक्ट सही कर रही हूँ सर, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ती नहीं हूँ ना सर। आप फैक्ट चेक करवा रहे थे, फैक्ट सही करवा रहे थे, कीजिए। हाँ, सुचित्रा जी, आप बहुत उत्तेजित होकर बोल रही हैं। आपको ज्ञानवर्धन करना चाहिए, आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप सर कीजिए ना, प्लीज कीजिए, मैं तैयार हूँ सर। आप सुन तो लीजिए सुचित्रा जी, आपने 2G को घोटाला बताया। हाँ। या तो आप न्यायालय से अपने आप को ऊपर समझ रही हैं, हाँ। फिर या तो आपको ज्ञान नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2G के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, और सारे आरोपी बरी हो चुके हैं, और मोदी जी के शासन में ही बरी हो चुके हैं। तो आप न्यायालय के आदेश को या तो नहीं मानना चाहती हैं, या तो आपको ज्ञान नहीं है कि न्यायालय ने क्या आदेश दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे नहीं पता ना सर। आप ही तो क्लियर करते हैं, क्योंकि आप ही आते हैं सर्टिफिकेट बांटने के लिए, और सारे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही सर्टिफिकेट बांटते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अविनाश जी के पास आती हूँ। अविनाश जी के पास आती हूँ। अविनाश जी, आप इतने देर से सुन रहे हैं, जहां पर एंकर का भी ज्ञानवर्धन करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, और मैंने जानबूझकर ये चीज मैंने छेड़ी भी कि आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ती है। जहां पर आप लोग फंसते हैं वहां पर आप एंकर का ज्ञानवर्धन करते हैं। अविनाश जी, बजट पेश हुआ है बंगाल में, मदरसों के फंड में कटौती की गई है, और मुख्य धारा से बच्चों को भी जोड़ने की ये कोशिश है, क्योंकि ये मोदी सरकार का भी विजन है कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन इसमें भी भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। इस पर आपका सबसे पहले आकलन क्या कहता है, और उसके बाद जो राजनीतिक बयानबाजी आ रही है उस पर आपकी स्पष्टता। जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मदरसे में कटौती नहीं होगी तो कहाँ होगी, वहां तो काटने पीटने का ही काम होता है। अब इसमें भी खान साहब मेरा ज्ञानवर्धन कर दे कि क्या जो मदरसे में जो लोग जाते हैं उनका कुछ काटा पीटा तो पहले ही से जाता है, तो इस बार सरकार ने थोड़ा काटने का काम कर दिया। भाई, सरकार का बजट जो है वो सरकार की प्राथमिकता के हिसाब से बनती है, खान साहब की प्राथमिकता के हिसाब से नहीं बनती है। क्यों खान साहब, कुछ काटने पीटने पे याद आ रहा है, या ज्ञानवर्धन मैं करूं? अरे अधिवक्ता महोदय, आप अधिवक्ता हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। आप पहले ज्ञानवर्धन कर लीजिए, पहले बोल लेते हैं। अभी आपके अब्बा हुजूर के ज्ञान में अभी आपके अब्बा हुजूर का भी ज्ञानवर्धन करूंगा। आप रुकिए, ठहरिए। अब ठहरिए। कांग्रेस अभी देखिए, कांग्रेस अब दल नहीं रही है, कांग्रेस दलालों की पार्टी रह गई है। तो खान साहब जैसे दलाल आपको हर चैनल पर मिलेंगे। भाग रहे हैं आप, सुन तो लीजिए मुझे पहले। अब रुकिए भी, आप अपने बारे में बोलिएगा। रुक जाइए शान खान, रुक जाइए थोड़ा। जी अविनाश, शान खान रुक जाइए। जी अविनाश जी, जिनके यहाँ 4 बीवी 40 बच्चों वाला जो प्रथा चला आ रहा है 764 BC के AD के बाद से, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हर कुछ बढ़ना चाहिए। अब जब ये सरकार जब ये बदली है
तब इनको ये समझ में आ रहा है कि सरकार की प्राथमिकता जो है वो मदरसा नहीं है, सरकार की प्राथमिकता जो है वो मौलाना का, मुकर्रम का, इनका तनख्वाह देना नहीं है। सरकार का जो फैसला होता है वो सब जन सुखाए, सब जन हिताय के लिए होता है। तो ये मुसलमान की तुष्टीकरण का जो आदत जो कांग्रेसियों ने लगाया है वो खान साहब के पूरे जो नस्ल है उसको बर्बाद कर चुका है, जिसकी इनको आदत पड़ी हुई है। अगर कटौती हुई है तो स्टेट की भलाई के लिए हुई है, वो पैसा कहीं और अगर अच्छी जगह लगाया जा सकता है तो वो सरकार समझेगी, जनता समझेगी। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इसकी बात कर रहे थे कि किसको भाजपा ने क्या बोला और फिर बाद में कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गया, दुनिया जानती कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई डेमोक्रेसी खत्म कर करके, यही जनता ने फिर से मौका दे दिया 1980 में उनकी सरकार बना के। तो ये तो डेमोक्रेसी में जनता किसी को या तो सही ठहराती है या गलत ठहराती है। खान साहब या हम कोई है ही नहीं किसी को सही ठहराए या किसी को गलत ठहराए। अब ये बताइए, कोई ऐसी सड़क नहीं बची, कोई ऐसा गली मोहल्ला चौराहा नहीं बचा जहां टीएमसी के नेता अंडा नहीं खा रहे, डीम भी कह रहे हैं और चोर चोर भी कह रहे हैं। अब ये बताइए कि इसमें मोदी जी का कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें से ये घुस के निकल रहे जो जनता इनको चोर चोर कह रही है। अगर आपको सरकार बनाने का मौका मिला और आप जैसे कि कांग्रेस 60 साल तक इन्होंने क्या बोला, गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हट गई? क्या गरीबी 1970-71 में ज्ञानवर्धन हो रहा है ना? हाँ, देखिए 70-71 में इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, तो क्या गरीबी हट गई? तो अब इसका क्या जवाब देंगे ये? तो आप ये बताइए, ये दूसरे को कह रहे पहले चोर बोला फिर इसको अपना बना लिया। अरे आपके यहाँ तो इटालियन, आपके यहाँ तो विदेशी है, आपने तो विदेशी को अपना बनाया हुआ है। भाई ऐसा है कि कोई भी बात जब सामने आती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, अब किसी का अब्बा हुजूर, अब इनके अब्बा हुजूर है, इनको बचपन में नालायक बोलते थे, तो इसका मतलब ये खान साहब नालायक थोड़ी है। देखिए थोड़ा बहुत लायक तो यही है। तो कोई किसी को कब क्या बोलता है और बाद में वो क्या हैसियत उसकी हो जाती है, ये जनता तय करती है, ये भाजपा या मोदी जी तय नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ अविरल जुड़े हुए हैं। अविरल, इस बार के बजट में, रुक जाइए ईशान खान, आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। पैनल में और भी लोग मौजूद हैं, मुझे उनसे भी ओपनिंग रिमार्क लेना है, सिर्फ डिबेट आपको लेकर नहीं कर सकते। अविरल, बजट पेश हुआ है, बजट में कई जगह पर एक मेजर जगह पर कटौती की गई है 5700 करोड़ से, अब उसको 2100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी तेज है। मेरा सवाल ये है कि अभी पूरी दुनिया में इसी चीज को लेकर डिबेट हो रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री ने बंगाल से अपना रुख बदल दिया था, कई ऐसी बड़ी कंपनियां थी जो बंगाल से निकल चुकी थी, अब आपने पहला बजट आपका पेश हो चुका है, आप इस इंडस्ट्री को बंगाल में वापस लाने के लिए क्या करेंगे? जी मैं एक लाइन और जोड़ना ठीक है अविरल, 1 मिनट। जी, मैं आखिरी में बस ये लाइन जोड़ना चाहता हूं सुचित्रा जी कि अभी हमने कुछ दिन 1-1.25 महीने पहले देखा कि जब ईरान में जब युद्ध हुआ तो कश्मीर के और जितने भी ये जो अपने आप को तथाकथित गरीब मुसलमान जो कहते थे, वो सोना चांदी हीरा जवेरात सब कुछ मंगटूका सब लेकर बदला सब लेकर के 600 करोड़ सब संपत्ति जमा हुई थी सर, 600 करोड़। तो ईरान में कोई मुसलमान मर रहा है, गाजा में कोई मुसलमान मर रहा है, फिलिस्तीन में कोई मुसलमान मर रहा है, उसके लिए इनकी उत्पीड़न इतनी है कि अपने घर का जेवर लेके चले आते हैं। और आज ये सरकार ने अगर कुछ कटौती किया है कहीं और उस पैसे को सही जगह लगाने के लिए, तो इनकी देखिए छाती फटना शुरू हो गई। तो अपने जेब से निकालो ना। बिल्कुल यही जो दोहरा चरित्र है वो सामने आता है जब ऐसे डिबेट्स होते हैं। अविरल, आपसे मेरा सवाल यही था कि जो इंडस्ट्रीज बंगाल से निकल चुकी हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार अब क्या करेगी? नहीं, देखिए जहां तक विषय गुंडाराज का, अपराधियों का, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, जब शांति होगी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होगा और हमारी सरकार की स्पष्ट पॉलिसी है इन्वेस्टर्स के प्रति और अच्छी कनेक्टिविटी होगी, अच्छी सड़कें होंगी, बेहतरीन शानदार रोड्स होंगी, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट आएगी और बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट आएगी। आज उत्तर प्रदेश में आ रही है, उत्तराखंड में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, राजस्थान में आ रही है, हरियाणा में भरपूर आ रही है, जहां जहां हमारी सरकारें हैं निश्चित रूप से आ रही है और तमाम सारे राज्यों में आ रही है और भविष्य में भी आती रहेगी। वो इसलिए आती है, नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना आवश्यक है, नंबर 2 रोड्स की कनेक्टिविटी, नंबर 3 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और नंबर 4 राज्य सरकार की क्या पॉलिसी है इन्वेस्टर्स के प्रति। ये चारों चीज आवश्यक है और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना इन चीजों पे किसी रूप में समझौता नहीं होगा। और उसके साथ साथ जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, अगर गुंडे, माफिया, अपराधी
हफ्ता वसूली करते रहेंगे, हफ्ता वसूली करेंगे, तो आखिर कौन इन्वेस्टर आएगा, कौन businessman आएगा? अविरल ये जानबूझकर मदरसों की जो फंडिंग है, जो अल्पसंख्यक का समुदाय की शिक्षा के लिए जो फंडिंग थी, ये जानबूझ के आप लोगों ने कटौती की है क्या, ताकि आप लोग चर्चा में बने रहें और पूरी दुनिया में और एक खासतौर पर देश में इस बात को लेकर चर्चा हो, शुभेंदु अधिकारी को लेकर चर्चा हो? नहीं, देखिए, ऐसा किसी रूप में लक्ष्य नहीं है हमारा। तो स्पष्ट मानना है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बड़े बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम नेता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हो, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है बिहार के राज्यपाल रहते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नजमा हेपतुल्ला जी का विषय हो, और हमारी स्टेट लीडरशिप है। तो मुसलमान के प्रति नफरत, झूठ बोला है इन्होंने, 2G के बारे में झूठ बोला है मैडम, मैं क्लियर करूंगा। ये खान साहब ने 2G केस के बारे में झूठ बोला है, मैं क्लियर करूंगा। कितना झूठा आदमी है। नहीं सर मैं आ रही हूँ, मैं काउंटर सर है मेरे पास। नहीं सर, मैं जानबूझ के थोड़ा सा समय इसलिए भी दे रही थी, ये जो मेरा ज्ञानवर्धन हुआ है, अब खान साहब का ज्ञानवर्धन मैं करूंगी सर, थोड़ा सा वेट करेंगे। 2G पे अभी रुक भाई, साइंस छोड़ के मत भागियो, डिबेट तू डिबेट छोड़ के मत भागियो बेटे, तू रुक। ठीक है, बोलो ठीक है अविरल पूरा कीजिए। अबे कितना झूठा है यार ये, खानदानी झूठा। ठीक है अविनाश थोड़ा सा वक्त दीजिए जी, अविरल पूरा कीजिए। नहीं, देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व का, तो शानदार सरकार चलेगी, बेहतरीन सरकार चलेगी, और किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती। माननीय मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और वो किया है माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से। हमारी सरकार का नारा और राज्य सरकार की जहां तक बात है, तो किसी प्रकार से ऐसा फंड कोई रिलीज नहीं किया जाता। हमारा स्पष्ट मानना है जो करप्शन में जाए या फिर एक तरीके से सही स्थान पे ना लगे, आने वाले समय में तो पता चलेगा ये विरल कहाँ पर काम हुए हैं, कहाँ पे मेजरली काम हो रहे हैं। बीजेपी साहब, आपने एक बात गलत बोला है अभी, क्योंकि मोदी जी चाहे बोलते हो सबका साथ सबका विकास, पर बंगाल में आपके सीएम ने बिल्कुल सही बोला है, जिसका साथ सिर्फ उसी का विकास, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं। जिसने भाजपा का साथ दिया सिर्फ उसी का विकास होगा। मलिक साहब ये ध्यान रहे, वो बंगाल है, शुभेंदु अधिकारी वहां का सीएम है, वहां पे मोदी जी की हर बात लागू हो जाएगी, ये तय नहीं है अभी। ठीक है अविनाश जी, ये तो आगे पता चलेगा ही कि शुभेंदु अधिकारी लाइटर नोट जी ठीक है सर। ये तो ये चर्चा का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि बंगाल ने 15 सालों से जो तुष्टीकरण देखी है, अब उसके बाद जब अब सरकार बदली है, लोगों को उम्मीद है, और लोगों के उम्मीद के साथ अब सरकार कितना न्याय कर पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। और मोहम्मद अकील आपके पास आऊंगी, फिर शान खान आपके पास आ रही हूँ। अभी जो पूरा ये बदलाव किया गया है, अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि अगर कोई अवैध निर्माण है, कहीं पर अगर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, और मैं आपको पूरी फहरिस्त है मेरे पास, मैं आपको गिनवा दूंगी, अगर आप अवैध गतिविधियों के खिलाफ अगर आप कहेंगे कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होती हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अवैध गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में अगर उन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, देश की सुरक्षा का एक बड़ा मामला है, उसको रोकने के लिए फंडिंग अगर कम की गई है, अगर ये फंडिंग कम की गई है, तो जाहिर बात है मुसलमान भी तो अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकते हैं ना, वहां पर तो साइंस, आर्ट्स, हर तरीके की पढ़ाई हो रही है। फिर समस्या से मदरसों को लेकर लड़ाई क्यों हो रही है? तो चित्रा जी, जिस तरीके की बात आप कह रही हैं कि मदरसों को लेकर के, और अविनाश जी बड़े विद्वान राजनीतिक विश्लेषण हैं, और अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता, मैं इनको समझता हूं। जिस तरीके की चीज होनी चाहिए, आपको कौन, मैंने जब उससे पहले कह दिया कि आप सत्ता में हैं, आप हुकूमत में हैं, और वही चीज अभी अविनाश जी ने बिल्कुल क्लियर करके कह दिया कि वो मुसलमानों के लिए वहां कोई नहीं है। शुभेंदु ने पहले कह दिया कि सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात नहीं की जाती है। तो वहां पर सिर्फ 5 साल के लिए हुकूमत में आए हैं, 5 साल के लिए बंगाल में हुकूमत में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, मैंने सबसे पहले अल्फाज में बात कह दी कि जो मुसलमानों के प्रति, जैसे अविनाश सिंह जी, इनको एलर्जी है मुसलमानों से, तो ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? ये तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं समझता हूं अविरल मलिक जी से बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये अविनाश सिंह साहब बैठे हुए हैं, तो ये खैर इनका अपना विषय हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं आप
आप यही काम तो कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, यही तो आपको तो काम कर आदत पड़ रहे हो। जानी चाहिए अभी ठीक तक। है, आपको ठीक है। तो आदत पड़ जा ठीक है, ठीक है, रुकिए ना अकील, मोहम्मद अकील, जब आप उत्तर प्रदेश को भी शामिल करते तो आप ये क्यों भूल जाते कि सहारनपुर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे से जुड़े लोगों को अरेस्ट किया था टेरर फंडिंग के मामले में? छांगुर बाबा कौन है? छांगुर बाबा, छांगुर बाबा कौन था? कौन है? छांगुर पीर कौन था? बताइए ना। आप जब चर्चा कर रहे हैं तो पूरी बात बताइए। दर्शकों को गुमराह क्यों करते हैं? आप पूरी बात बताइए। मैं अधूरी बात नहीं बताऊंगा। बताइए, पूरी बात बताइए। कौन है छांगुर पीर? बताइए। मैं कह रहा हूं, बताइए। जो लोग ऐसे हैं, सुनिए अविनाश सिंह जी, मैं बताइए ना जी। छांगुर जैसे लोगों का न मैंने कल समर्थन किया था, ना आज कर रहा हूं, और ना मैं भी नहीं कर रहा हूं। करूंगा। जो लोग गलत कर रहे हैं, जो इस तरीके की नफरत के बीच बोल रहे हैं, वो कोई हो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, या इला इल्लल्लाह, ये याद है? अविनाश जी 2 मिनट दीजिएगा। अविनाश जी 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट दीजिए अविनाश जी। बोल नहीं पाएंगे। आप टिप्पणी करेंगे अविनाश सिंह साहब, तो फिर मैं टिप्पणी करूंगा तो आपको खराब लगेगा। नहीं, ठीक है अविनाश जी, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मोहम्मद अकील, जल्दी से पूरी कीजिए। सुचित्रा जी, आपने सहारनपुर का जिक्र कर दिया कि वहां पर कितने लोग गिरफ्तार हुए। छांगुर की आपने बात कर ली, वो भी गिरफ्तार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, एक संत महंत मुख्यमंत्री, और 0 टॉलरेंस पे। लेकिन वहीं पर क्या यतीन नरसिंहानंद गाजियाबाद एक दासना मंदिर, वहां का महंत है, उसकी भाषा, पिंकी चौधरी की भाषा, कभी क्या सरकार ने इस पे लगाम लगाई? नहीं मतलब लगाएगी। ये अच्छा है। टेरर, यहाँ पर टेरर फंडिंग की बात मैं कर रही हूँ, आप भाषा पे जा रहे हैं। भाषा के हिसाब से तो फिर आप ये भी नहीं भूले होंगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जा रही थी। भाषा की बात कहाँ है? सर प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल बात करते हैं, मर्यादा नहीं होती है। प्रैक्टिकल बात करते हैं। सवेरे जो 4:30 बजे आजान देते हैं, उसकी क्या मर्यादा है? ठीक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। मेरे पास इतना ही समय था, आप लोग मेरे साथ जुड़े। और जाते जाते मैं जरूर शान खान आपका ज्ञानवर्धन भी कर दूंगी। आप जाके थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। जब आप 2G को लेकर मेरा ज्ञानवर्धन कर रहे थे, आपको भी ज्ञानवर्धन की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड मामले में आपको जरूरत है। अगस्ता वेस्टलैंड में कॉमनवेल्थ 2010 में खरीद में जो भी मामला आया था, वो भी जरा पढ़ लीजिएगा। और कोयला ब्लॉक घोटाला, ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगली बार जब डिबेट में मिलेंगे तो डेफिनेटली चर्चा होगी। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।